नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने दो टॉपिक्स लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर दिए थे पार्ट 1 में, जो कि थे आयुर्वेद का प्रयोजन और आयुर्वेद के अष्टांग। ठीक है, तो अभी ये पार्ट 2 है। तो अभी पार्ट 2 में हम आगे के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोषों के बारे में। हमारे शरीर में कुछ दोष रहते हैं, उनके बारे में। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अब सबसे पहले हम एक कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, दोष। ठीक है, हमारे बॉडी में दोष रहते हैं दो टाइप के हैं, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। ठीक है, तो ऐसे दो टाइप के दोष हैं। कौन से? शारीरिक और मानसिक। अगर सिर्फ शारीरिक दोष पूछा जाए कि शारीरिक दोष कौन से हैं, तो शारीरिक दोष होते हैं 3 टाइप के। कौन से होते हैं? वात, दूसरा पित्त और तीसरा कफ। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के कुछ चैप्टर्स में। यहाँ पे पूरा आपका बेसिक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो शारीरिक दोष कौन से? वात, पित्त और कफ। और मानसिक दोष रहते हैं रज और तम। ठीक है, इनकेस अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि बॉडी में, अपने शरीर में दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर वहाँ पे 2 प्रकार के दिया गया है तो 2 सिलेक्ट करना है। और अगर गया है कि 3 प्रकार के, और अगर 2 प्रकार के नहीं दिया है, अगर 3 प्रकार के दिया गया है तो 3 प्रकार पे ही सिलेक्ट करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि दोष कितने प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे बोला गया है 3। ठीक है, दूसरे नंबर पे बोला गया है 1। ठीक है, अगर तीसरे नंबर पे बोला गया है इनमें से कोई नहीं, और चौथे नंबर पे बोला गया है इनमें से सभी। ठीक है, तो हमें अगर ऐसा क्वेश्चन आया है और उसमें जैसे हमने देखा दोष कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं, तो अगर हमें 2 टाइप का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिया गया है यहाँ पे, तो हमें किस पे टिक करना है? 3 पे टिक करना है। ठीक है, मानसिक दोष अगर इसमें मेंशन नहीं किए गए हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ शारीरिक दोष को ही मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी शारीरिक दोष के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो शारीरिक दोष का इसमें श्लोक दिया गया है, आयुः पित्तम कफश्च इति त्रयो दोषः समासतः। यानी आयुर्वेद शास्त्र में संक्षिप्ततः 3 दोष माने जाते हैं, वात, पित्त और कफ। ठीक है, वात यानी सिंपल वायु। अगर हम इसे मॉडर्न से कोरिलेट करें तो वायु हमारी बॉडी में जो भी गैस रहता है या जो भी वायु रहती है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पित्त। ठीक है, पित्त मतलब जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हो गए, बाइल हो गया, जो भी डाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं। और भी बहुत सारे काम है पित्त के, वो हम आगे पढ़ेंगे। बेसिक सा मैंने बता दिया है कि पित्त का क्या काम है। देन कफ। ठीक है, कफ जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स है बॉडी की, जो भी म्यूकस सिक्रेट करती है। ठीक है, जो कि म्यूकस, सब म्यूकस, म्यूकस ग्लैंड्स हो गया। ठीक है, गॉबलेट सेल्स हो गए, ये सब किस में आ जाता है? कफ में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों दोष हमें देख लिया गया। अब इसमें इनको हम देखेंगे कि इनको दोष क्यों बोला गया है। ठीक है, इनमें दोष इसलिए बोला गया है कि देखिए, तो हम दोष के 2 कार्य देखेंगे। कौन से होते हैं? दोष के 2 कार्य होते हैं। एक होता है प्राकृत कर्म और दूसरा होता है विकृत। अब प्राकृत मतलब क्या हो गया? प्राकृत मतलब होता है अच्छा कर्म। ठीक है, अच्छा, जो कि बॉडी के लिए हितकर हो, जो कि बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो, जो बॉडी को कुछ भी हार्म ना पहुंचाए। ठीक है, और विकृत कर्म होता है जो कि बॉडी को हार्म पहुंचाए। अब दोष के 2 फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि प्राकृत हो गया और विकृत हो गया। ठीक है, अभी प्राकृत मतलब क्या होता है कि जो दोष प्राकृत अवस्था में रह के अपनी प्रकृति का निर्माण करते हैं, बॉडी के प्रकृति का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकृति निर्माण। अब प्रकृति क्या होती है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जो प्राकृत
अवस्था होती है दोषों की, वो किस में हेल्प करती है? प्रकृति निर्माण में हेल्प करती है, ठीक है। और विकृत अवस्था जो होती है दोषों की, वो क्या करती है? विकृत अवस्था हमारे बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी को हार्म हो रहा है, जिससे हमारी बॉडी विकृत हो रही है, दूषित हो रही है, ठीक है। ये क्या करती है? हार्म करती है अपनी बॉडी को, या फिर दोष उत्पन्न करती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया दोषों के दो कार्य। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे। महाभूत में आकाश तत्व अवकाश के रूप में शरीर में रहता है। पृथ्वी तत्व आधार स्वरूप है, अतएव दोनों निष्क्रिय या निर्विष्ट है, अर्थात इन दोनों में किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती है। शेष तत्वों का विवरण इस प्रकार है। जल तत्व कफ है, अग्नि तत्व पित्त है, वायु तत्व ही वात है। अभी देखिए, हमने अभी महाभूत के बारे में हम देखेंगे। देखिए, तो महाभूत कौन से होते हैं? 5 पंच महाभूत होते हैं, ठीक है। तो जैसे हो गया आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी, ठीक है। ये जिस सीरीज में है उसी सीरीज में याद रखना है, क्योंकि आगे भी कुछ रिलेशंस रहते हैं इसमें, तो उसमें याद करने में इजी पड़ेगा, ठीक है। अभी अपनी जो बॉडी है, जैसे ये पूरा संसार है वो पंचमहाभूतों से बना है, वैसे ही अपनी बॉडी भी पंचमहाभूतों से बनी है। जैसा संसार की निर्मित हुई है पंचमहाभूतों से, उसी फॉर्म में हमारी यानी पुरुष की बॉडी भी पंचमहाभूतों से निर्मित हुई है। तो अभी हमारी बॉडी पंचमहाभूतों से निर्मित हुई है, तो हमारी बॉडी में भी पंचमहाभूत रहने चाहिए किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है। तो हमारी बॉडी में किस किस फॉर्म में कौन सा पंचमहाभूत रहता है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब आकाश का मीनिंग होता है हॉलो स्पेस। आकाश का मीनिंग क्या होता है? हॉलो स्पेस। पहले हम मीनिंग देख लेंगे, ठीक है। वायु का मतलब क्या हो गया? एयर, सिंपल एयर। अग्नि का मीनिंग क्या हो गया? तप, यानी हीट हो गई। जल, लिक्विड। पृथ्वी क्या हो गया? पृथ्वी यानी हम इससे ये समझ सकते हैं कि कोई ठोस, ठीक है, कोई फॉर्म, कोई रिजिड फॉर्म, ठीक है। इससे हम पृथ्वी का हम रिलेशन देख सकते हैं कि कोई रिजिड फॉर्म, कोई ठोस, यानी कोई एक प्रॉपर सॉलिड फॉर्म, ठीक है, सॉलिड या रिजिड, ठीक है। अब हम इसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में पंचमहाभूत किस फॉर्म में रहते हैं वो रिलेट करेंगे, ठीक है। अभी आकाश हमने क्या देखा? हॉलो स्पेस देखा। तो हमारी बॉडी में जितने भी छोटे छोटे पोर्स है, जितने भी छोटे छोटे छिद्र है, ठीक है, छेद है, वो सब, और हमारी बॉडी में जितने भी हॉलो स्पेस है, ऐसा मान लीजिए जैसे हमारे बोन्स में स्पॉन्जी बोन्स रहते हैं, तो स्पॉन्जी बोन्स में भी हॉलो स्पेस रहती है छोटी छोटी, ठीक है। जितनी भी हॉलो स्पेस है, खाली जगह है, छोटे छोटे पोर्स है हमारी बॉडी में, हेयर फॉलिकल्स के जो पोर्स रहते हैं, हेयर पोर्स रहते हैं, वो हो गए। हमारे फेस पे जो पोर्स है, पूरी बॉडी पे जितने भी पोर्स है, वो किसकी वजह से है? तो आकाश महाभूत की वजह से। तो हम इसमें क्या रिलेशन देंगे? पोर्स और हॉलो स्पेस को हमने बता ही दिया। आकाश समझ में आ गया। अब वायु क्या है? एयर, ठीक है। तो इजीली हमारी बॉडी में जितना भी एयर है या फिर एयर फॉर्म में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हो गई? वायु महाभूत से निर्मित हो गई, ठीक है। देन अग्नि यानी हो गया हीट। इजी जो भी हीट हो रही है वो अग्नि महाभूत की वजह से हो रही है। अब इसमें हम रिलेट करेंगे कि अग्नि क्या है? पित्त है। अग्नि को हम रिलेट करेंगे पित्त से। पित्त क्या है? एक दोष है, हमने पहले देख लिया था, ठीक है। अब पित्त जैसे अपनी डाइजेस्टिव जूसेस जो करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस का क्या काम होता है? अपनी फूड को डाइजेस्ट करना। तो डाइजेस्ट करना यानी पकाना। पकाने के लिए क्या चाहिए होती है? हीट चाहिए होती है। अब हीट के लिए जब हीट प्रोड्यूस होती है तो पित्त यानी क्या है? डाइजेस्टिव जूसेस या बाइल हो गया, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी के जो भी डाइजेशन प्रोसेस हो रही है जिसके लिए हीट चाहिए, और उसके लिए प्लस क्या चाहिए? डाइजेस्टिव जूसेस भी चाहिए। तो डाइजेस्टिव जूसेस और हीट, ये को रिलेशन हम करेंगे कि जैसे अग्नि है वैसे ही क्या है? पित्त है, ठीक है। देन जल क्या है? लिक्विड। अब इसमें हम क्या कोरिलेशन करेंगे? कफ का, ठीक है। और वायु में क्या करेंगे? वात, ठीक है। जितना भी जलीय पदार्थ है, स्निग्ध पदार्थ है हमारी बॉडी में, जलीय पदार्थ है, स्निग्ध पदार्थ है, श्लक्षण पदार्थ है, ठीक है, वो सब क्या हो गया? कफ हो गया, ठीक है।
और अग्नि या फिर जो भी हीट यानी गर्म ये करने वाला या फिर हीट प्रोड्यूस करने वाला, डाइजेशन करने वाला, और भी पित्त का हम प्रकार देखते हैं आगे की हमारे वर्ण यानी कलर को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और भी बहुत सारे कर्म हैं, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये पे हम बेसिक देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या आ जाते हैं, पित्त में आ जाता है। और वात क्या है, जो भी एयरी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में, वो सब क्या है, वात है। ठीक है, तो हमने देख लिया, रिलेशन देख लिया। पृथ्वी क्या है, जो भी ठोस, अभी पृथ्वी ये सब में इंक्लूडेड रहती है, सब में इंक्लूडेड इन द सेंस की जैसे कोई रिजिड फॉर्म है, हमारी बोन्स होगी रिजिड है, जो भी रिजिड बोन हो गई उसमें पृथ्वी महाभूत की भी प्रेजेंस रहती है। ठीक है, तो ऐसे इंक्लूड रहती है हमारी पृथ्वी महाभूत। ठीक, तो यहाँ पे हमने पहले ही देख लिया था, यहाँ पे दिया है कि विकृत अविकृता देहम घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च, मतलब कि विकृत अविकृत दोष, मतलब कि ये तीनों वाताती दोष, विकृत मतलब बढ़े हुए या क्षीण हुए अवस्था में शरीर का विनाश कर देते हैं, और अविकृत यानी प्राकृत अवस्था में जीवन दान करते हैं अथवा स्वास्थ्य संपादन करने में सहायक होते हैं। हमने पहले ही देख लिया था कि दोष के दो फॉर्म होते हैं, प्राकृत और विकृत। तो प्राकृत फॉर्म में क्या करता है, वो हमारी बॉडी में जीवन दान देता है। ठीक है, हेल्दी बनाता है अपनी बॉडी को, प्रकृति निर्माण करता है। तो प्राकृत मतलब क्या हो गया, अविकृत। ठीक है, अगर विकृत का अपोजिट अगर माने तो क्या हो गया, अविकृत मतलब प्राकृत। तो ये क्या होता है, सम मात्रा में यानी सम क्वांटिटी में, या फिर जो भी हमारी प्रकृति निर्माण हो रही है उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगी, प्राकृत अवस्था होगी दोषों की। और विकृत क्या हो गया, असम अवस्था यानी अनइक्वल फॉर्म, यानी कि जैसे अगर कोई एक दोष बहुत बढ़ गया या कोई दोष बहुत कम हो गया, उसके हिसाब से अपनी बॉडी में उनका वृद्धि और क्षय के लक्षण दिखते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से विकृत अवस्था क्रिएट करते हैं दोष। विकृत अवस्था में अपनी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं, और प्राकृत अवस्था में कोई एक दोष या फिर सम दोष यानी तीनों दोष मिलके अपनी बॉडी में प्रकृति निर्माण करने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये हमने पहले ही देख लिया था। अभी नेक्स्ट, ते व्यापीनो अपि ह्रन्नाभ्यो मध्यो ऊर्ध्व संश्रय, मतलब कि देखो जो तीनों दोष है वो अपने शरीर में कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। वैसे तो पूरी बॉडी में ही प्रेजेंट रहते हैं, बट एक स्पेसिफिक जगह उनकी बताई गई है कि हाँ ये स्पेसिफिक जगह पे मोस्टली वो प्रेजेंट रहते हैं, ये उनकी जगह है। ठीक है, तो कौन सी है, यहाँ पे दिया गया है कि नाभि के निचले भाग में वायु, घन नाभि अधः, यानी नाभि के निचले भाग में क्या प्रेजेंट रहता है, वायु। ठीक है, देन पित्त यहाँ पे क्या है, मध्य, मतलब कि नाभि तथा हृदय के मध्य भाग में पित्त रहता है। और ऊर्ध्व संश्रय यानी ऊर्ध्व में क्या रहता है, मतलब कि हृदय और ऊपरी भाग में कफ का आश्रय स्थान है। ठीक है, ऋण नाभि अधः मध्य ऊर्ध्व संश्रय, ऊर्ध्व यानी ऊपर, मध्य मतलब बीच में, ठीक है, और अधः मतलब नीचे। ठीक है, तो ऊर्ध्व में क्या रहता है, सबसे पहले अधः मतलब नाभि के नीचे क्या रहता है, वात, मध्य में क्या रहता है, पित्त, और ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ क्या रहता है, कफ। ठीक है, वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्यादि गहा क्रमात्, मतलब कि जो वात पित्त और कफ है वो अपनी बॉडी में कब डोमिनेंट रहते हैं, कौन सा दोष कब डोमिनेंट रहता है, कौन सा दोष कब रेसेसिव रहता है, वो हम अभी देखेंगे। वयो अहोरात्रि भुक्तानाम, अभी सबसे पहले इसमें कौन सा वर्ड दिया गया है, वय। अब यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे सबसे पहले कौन सा वर्ड है, वय। सबसे पहले कौन सा वर्ड है, वय। अब वय के अकॉर्डिंग हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे एज के कौन से स्टेज में कौन सा दोष डोमिनेंट रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो सबसे पहले क्या है, वय जब हमारी बाल्यावस्था रहती है, जब क्या रहती है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या डोमिनेंट रहता है, कफ। ठीक है, देन हमारी आती है युवावस्था, मिड एज, तब क्या डोमिनेंट रहता है, पित्त।
देन आती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में क्या डोमिनेंट रहता है? वात। अभी हम देखेंगे वह अहोरात्रि, मतलब कि रात्रि के समय, रात्रि के समय सबसे पहले क्या डोमिनेंट रहता है? ये है रात्रि के समय, रात्रि, अहोरात्रि। तो रात्रि के पहले प्रहर में सबसे पहले क्या डोमिनेंट रहेगा? कफ डोमिनेंट रहेगा। फिर क्या डोमिनेंट रहेगा? मध्य प्रहर में पित्त डोमिनेंट रहेगा। फिर आखिर के प्रहर में क्या डोमिनेंट रहेगा? वात डोमिनेंट रहेगा। ठीक है, वय हो गया, अहोरात्र होगी। अभी भुक्ता नाम, भुक्ता नाम मतलब जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसके बाद सबसे पहले कौन सा दोष डोमिनेंट होता है, बाद में कौन सा होता है, उसके बाद कौन सा होता है। अब ये यहाँ पे क्या है? भुक्त, भुक्त। ठीक है, अब भुक्त। अब जब हम खाना खा लिए, खाना खा लेने के तुरंत बाद क्या डोमिनेंट, खाना खाते खाते मान लीजिए, या हम जब खाना खा रहे हैं तो उस टाइम क्या डोमिनेंट रहेगा? कफ डोमिनेंट रहेगा, खाते खाते। फिर जब हमने खाना खा लिया उसके बाद क्या डोमिनेंट रहेगा? पित्त, खाने के बाद। ठीक है, अब खाना पच गया, ठीक है, खाना पच गया, फिर उसके बाद क्या डोमिनेंट रहेगा? वात डोमिनेंट रहेगा। अब इसका हम एक सिंपल सा लॉजिक देखेंगे। अब जब हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, जब हम खाना खा रहे हैं तो खाने को निगलने के लिए, ठीक है, वैसे तो वात का खाने को निगलने के लिए यूज़ होता है, बट जैसे हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट करती है, जो कि बोलस फॉर्म में या फिर हमारी जो सलाइवा है वो अपने खाने को बोलस फॉर्म में बनाती है। ठीक है, वो फिर किसका एक्शन हो गया उस पर? एक एज अ कफ का एक्शन हो गया। तो सबसे पहले क्या डोमिनेंट रहेगा? कफ, खाते खाते। ठीक है, फिर पित्त। अब खाने को डाइजेस्ट करना है, खाना तो पेट में पहुंच गया, अब खाने को करना है डाइजेस्ट, तो डाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए थे? पित्त चाहिए। तो फिर खाना खाने के बाद क्या डोमिनेंट रहेगा? पित्त डोमिनेंट रहेगा। अब खाना पच गया, अब खाने को बाहर निकालना है एज अ वेस्टेज। ठीक है, एज अ वेस्टेज बाहर निकालना है, तो उसमें क्या प्रयोग होगा? किसका प्रयोग होगा? वात का प्रयोग होगा। अब वात के भी प्रकार होते हैं, और उसमें कौन से वात का प्रयोग होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे इसमें अपान वायु का प्रयोग होता है, याद रख लीजिए अभी फिलहाल के लिए। अपान वायु जो क्या करती है? अपनी जो वेस्टेज है, फूड वेस्टेज है, उनको बाहर निकालने में हेल्प करती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो सबसे पहले हमें वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्यादिगाह क्रमात्, तो इसमें हमें सबसे पहले देखना होगा, तो सबसे कोई भी फॉर्म रहे, चाहे तो वो वय रहे, रात्रि रहे, भुक्त रहे, मतलब कि एज हो गई, रात्रि हो गई, या खाना खाने का जो भी समय होता है, किसी भी फॉर्म में कौन सा दोष कब डोमिनेट रहेगा, ये सबसे पहले हमने क्या देखा? ये एक सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले क्या रहेगा? कफ डोमिनेट। रिवर्स में जाना है, सबसे पहले कफ आएगा, फिर पित्त आएगा, फिर वात आएगा। ठीक है, रिवर्स में जाना है, रिवर्स में सबसे पहले क्या आएगा? कफ, पित्त, फिर वात। ये किसी भी इसमें यही सीरीज रहेगी, पहले कफ, फिर पित्त, फिर वात। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो यहीं पे हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।